हाँ, तो सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार गामा के क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग न्यूमेरिकल की क्लास आपकी चल रही थी। रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर रहे थे और रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकलों में हम लोगों ने आज आपका पार्ट 3 है, ठीक है। इस पार्ट के बाद आपका एक वीडियो और आएगा न्यूमेरिकल के ऊपर, जिसमें हम लोग थोड़े एडवांस लेवल के न्यूमेरिकलों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाएंगे न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने के लिए। सभी लोग को पता है कि आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है। आप प्रयास करें कि उसी टाइम के अंदर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि अब आपकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, आपकी अब प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी, तो आप लोग उसी टाइम के अंदर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर बाई चांस आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके आराम से अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और तब बाद में उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग तैयार होंगे अपनी कॉपी पेन लेकर के और न्यूमेरिकल को सॉल्व करके। न्यूमेरिकल को पहले आप ध्यान से फोकस करके न्यूमेरिकल को आप लोग पढ़ेंगे और तब उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक खास बात ये होती है कि हमें क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। सबसे पहले आपको ये पकड़ना है क्वेश्चन हमको क्या क्या वैल्यू दे रहा है, पहले उसको ऑब्जर्व कीजिए और जो वैल्यू आपको पता चल जाए कि ये हमको क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन हमको बता रहा है, वो वैल्यू आप अपने साइड में नोट करते रहिए। और उसके बाद ये पहचानने का प्रयास करिए बच्चों कि न्यूमेरिकल हमसे जानना क्या चाहता है। अधिकांश बच्चे यही नहीं पहचान पाते हैं कि न्यूमेरिकल हमसे पूछ क्या रहा है और न्यूमेरिकल हमको बता क्या रहा है। बात समझ में आ रही है? तो न्यूमेरिकल को आप ये समझिए कि आपसे एक व्यक्ति ऐसा कुछ बोल रहा है। न्यूमेरिकल को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए कि जो वैल्यू आपको दे रहा है पहले उसको समझिए और फिर जो पूछ रहा है उसको समझिए। और फिर दूसरी बात ये आती है कि न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करें, मतलब इस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर दें कि हमें ये वैल्यू मिल जाए। तो दोस्तों, इस बात को भी आपको पकड़ना होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि आप जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल का आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चैप्टर की थ्योरी आपको पहले अच्छे से बिल्कुल माइंड में सेट होनी चाहिए, ताकि आप लोग को क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत वो वाला फॉर्मूला आपके माइंड में क्लिक करे कि हाँ, इस वाले फॉर्मूले को अगर हम यूज कर लेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली बात क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और दूसरी बात कि फॉर्मूले को सोचना कि किस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन जल्दी और सटीकता से सॉल्व होगा। बस ये 2 बात जिसके माइंड में आ जाती है वो क्वेश्चन को जल्दी से करने लगता है, ठीक। और तीसरी चीज़ एक इंपॉर्टेंट ये है आपकी कैलकुलेशन पावर, मतलब आप अपनी कैलकुलेशन बहुत फास्ट करिए। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो आप लोग क्वेश्चन के अंदर जो मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, इन सबको थोड़ा फास्ट करिए, जितना फास्ट कर पाए। फास्ट करने का तरीका क्या है? कोई फास्ट अपने मन से नहीं होता है। फास्ट करने का तरीका सिंपल सा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। आप लोग अपने पहाड़े, आप लोग अपने टेबल्स बिल्कुल याद रखिए, कम से कम 20 तक के टेबल्स तो आप लोग को 20 याद ही होने चाहिए, ठीक है। और थोड़ी कैलकुलेशन पावर अपनी तेज करिए, ठीक है। और कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर आपकी पावर को कम कर देता है। आप अपना माइंड बिल्कुल चलाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप कैलकुलेटर के भरोसे बैठे हैं। कैलकुलेटर को बिल्कुल मत टच करिए। न्यूमेरिकल लगाते वक्त सिर्फ अपना माइंड यूज करिए कि हाँ, इस फॉर्मूले को कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने एक पिंड रखा हुआ है जिसका प्रतिबिंब पिंड के आकार का 1/4 गुना है। तो पिंड की दर्पण से दूरी क्या होगी, ठीक है। सभी लोग के पास 1 मिनट का समय है। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें और बताएं क्वेश्चन क्या कह रहा है और अपना आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में।
तो आप लोग का टाइम समाप्त हो गया है। सभी लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा, ठीक है। जिसको नहीं आया वो क्वेश्चन को ध्यान से आप समझे, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। कह रहा है 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने एक उत्तल, बच्चों ये लेंस लिखा हुआ है, ये लेंस नहीं है दर्पण है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेक्शन कर लीजिएगा, ये उत्तल दर्पण है, लेंस नहीं है। लेंस वो शायद गलत छपा हुआ है ये, ठीक। उत्तल दर्पण के सामने एक पिंड रखा हुआ है जिसका प्रतिबिंब पिंड के आकार का 1/4 गुना है, तो पिंड की दर्पण से दूरी क्या होगी? पिंड की दर्पण से दूरी क्या होगी, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, यानी कि हम लोग को f का मान कितना दिया गया है, 36 सेंटीमीटर। यानी कि एक उत्तल दर्पण है, एक दर्पण कौन सा है, उत्तल, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, एक उत्तल दर्पण है। क्वेश्चन में आपको लेंस दिखा हुआ है, उत्तल लेंस, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। लेंस वो गलत छपा हुआ है, तो उत्तल दर्पण है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है। कह रहा है इसकी फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी यानी कि f जो है वो कितनी है, वो है 36 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो फोकस दूरी है वो 36 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जिसका प्रतिबिंब, जब इसका प्रतिबिंब बनता है तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो पिंड के आकार का 1/4 बनता है। यानी प्रतिबिंब का जो आकार है वो पिंड के आकार का 1/4 है। प्रतिबिंब का आकार यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होती है, HI। तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो कितनी है, पिंड की ऊंचाई की, यानी पिंड की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई कितनी है, HO, और उसकी कितनी है, 1/4। तो इसकी हमने 1/4 कर दी, यानी कि इसकी 1/4 है। हमसे बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो वस्तु की ऊंचाई की यानी कि पिंड की ऊंचाई की 1/4 यानी कि 1/4 है। तो हमने इसकी इमेज की जो हाइट थी वो हमने ऑब्जेक्ट की हाइट की 1/4 कर दी। अब अगर ये 1/4 है तो आप लोग यहाँ से एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या, कि HI बराबर 1/4 HO। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछना ये चाहता है कि पिंड की दर्पण से दूरी क्या होगी, पिंड की दर्पण से दूरी क्या होगी। यानी कि हमसे पूछ क्या रहा है, पिंड की दर्पण से दूरी, पिंड क्या मतलब वस्तु, वस्तु की दर्पण से दूरी पूछ रहा है, यानी कि हमसे u का मान पूछ रहा है, वस्तु की दर्पण से दूरी पूछ रहा है, यानी कि हमसे u का मान पूछ रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे। दोस्तों हमको f का मान उसने दे रखा है और u का मान हमसे पूछ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इस वाले HO को अगर अपॉन में ले आए तो ये हो जाएगा HI अपॉन HO और बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अच्छा, HI अपॉन HO को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन, और आवर्धन क्या होता है, m, फॉर्मूला भी होता है m बराबर HI अपॉन HO, इसलिए HI अपॉन HO को क्या हम लोग m लिख सकते हैं और m का मान कितना हो जाएगा 1/4। m का मान हमको मिल गया 1/4। और हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए, यानी कि उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, और आभासी के लिए m का मान प्लस में होता है, इसलिए m का मान प्लस का 1/4 आ गया। अब अगर m का मान 1/4 आ गया तो हमसे उस कंडीशन में पूछ रहा है u का मान। दोस्तों जब मैंने आप लोग को आवर्धन का फॉर्मूला पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको इसके 4 फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला इसका मैंने आपको बताया था कि m बराबर होता है HI अपॉन HO, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। दूसरा बताया था मैंने आप लोग को माइनस का v अपॉन u। तीसरा बताया था f माइनस v अपॉन f। ध्यान से समझने का प्रयास करिए और जब थोड़ा पिछला रिवाइज करिए। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था m बराबर f माइनस v अपॉन f, और चौथा फॉर्मूला जो बताया था उसको हम लोग यूज करेंगे कि m बराबर f अपॉन f माइनस u। जिन बच्चों ने पिछली थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी है जहाँ मैंने फॉर्मूले को प्रूफ करवाया है, वो बच्चे क्लासों को जरूर देख लें ताकि आप लोग को फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ जाए। तो m बराबर f अपॉन f माइनस u। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। m का मान कितना है, 1/4। f का मान कितना है, f का मान हमको दे रहा है 36 सेंटीमीटर और बटे 36 माइनस u। ठीक है, अब हमसे u का मान पूछ रहा था, हम यहाँ से u की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 माइनस u, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 माइनस u और बराबर हो जाएगा 36 × 4।
यानी ये आ जाएगा 36 माइनस यू बराबर आ जाएगा 2 आएगा, और ये आ जाएगा 144। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 144। तो u का मान कितना आ जाएगा, u का मान आ जाएगा बच्चों 36 माइनस 144, यानी u का मान कितना आ जाएगा, u का मान आ जाएगा 36 माइनस 144, यानी कि u का मान आ जाएगा कितना, यहाँ सर करके 4 यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी 144 में अगर हम लोग 36 माइनस कर दें तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 108। ठीक है, 468 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 108 सेंटीमीटर। किसका आएगा ये बच्चों, ये आपकी वैल्यू आ रही है किसमें, माइनस में। माइनस में क्यों आ रही, सही बच्चे जानते होंगे, क्योंकि u की वैल्यू चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो, u की वैल्यू किस में आएगी, हमेशा माइनस में ही आएगी। इसलिए यहाँ पर u की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में। लेकिन हम लोग को माइनस से कोई मतलब नहीं है, हम लोग सीधे सीधे ये कहेंगे कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी होगी, 108 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होगी। यानी कि जो पिंड है वो दर्पण से 108 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी 108 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 108 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है, क्योंकि वस्तु की दूरी किस में होती है, माइनस में होती है। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपकी ये रहा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही बच्चे क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें और फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन को टाइम के अंदर खत्म करें। ठीक, तो टाइम समाप्त हो गया है। सभी लोग का आंसर आया होगा, जिसका आंसर नहीं आया क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि f सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार पिंड के आकार का 1/n गुना है। ठीक, 1/n गुना है। कह रहा है n इज ग्रेटर देन 1 हो तो पिंड की दर्पण से दूरी क्या होगी, पिंड की दर्पण से दूरी क्या होगी। यानी कि हमसे फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, लगभग हमसे पिंड की दर्पण से दूरी पूछ रहा है, यानी कि हमसे u की वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर सुनिए, f सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण में, यानी कि एक हमारे सामने उत्तल दर्पण है, जैसे कि पहले था उसी प्रकार एक अगर उत्तल दर्पण है, यानी कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो उत्तल दर्पण में हमको ये कह रहा है कि इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, f सेंटीमीटर है। ये क्या इसकी दी गई है, फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी है इसकी, f सेंटीमीटर है। और अगर इसकी फोकस दूरी f सेंटीमीटर है तो हमसे कह रहा है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो पिंड के आकार का 1/n गुना है। फिर से वही वाली बात आ गई कि जो HI है, यानी कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो पिंड के आकार यानी HO का 1/n गुना है, यानी कि 1/n टाइम्स है। तो हमने HI को HO का 1/n टाइम्स कर दिया। अब हमसे कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन 1 है, तो पिंड की दर्पण से दूरी, यानी कि हमसे u की वैल्यू पूछ रहा है। बच्चा बहुत आसान क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए इसका। हमने क्या किया था अभी कि सबसे पहले हम HI/HO कर लेंगे और यहाँ पर वैल्यू निकल आएगी 1/n। HI/HO को आप लोग क्या बोलते हैं, m, जो कि आवर्धन यानी कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो m बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 1/n।
m की वैल्यू हमको क्या मिल गई 1/n, यानी कि हम लोग को आवर्धन मिल गया 1/n। हम सभी लोग जानते हैं कि आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर f/f-u। m का मान कितना है 1/n और बराबर फोकस दूरी कितनी है f, तो फोकस दूरी f बनी रहेगी और u का मान यहाँ से फाइंड कर लेंगे। u का मान जैसे ही यहाँ पर फाइंड करेंगे आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा f-u बराबर आ जाएगा कितना nf। यहाँ से आप u की वैल्यू निकालें, u की वैल्यू कितनी मिलेगी आप लोग को यहाँ से u की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी f माइनस का nf। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से f कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 - n। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 - n, लेकिन u की वैल्यू किस में होती है माइनस में, इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का f और ब्रैकेट में 1 - f, यानी आपका u का मान आ जाएगा माइनस का f और ब्रैकेट में 1 - n। ठीक है, लेकिन 1 - n और माइनस का f का मतलब ये हुआ कि ये u किस में आ रहा है माइनस में। माइनस चिन्ह हमें क्या बता रहा है, माइनस चिन्ह हमें ये बता रहा है कि वस्तु की दूरी किस में होती है माइनस में होती है। लेकिन एक बात ध्यान करिए कि जब 1 - n है, अगर आप यहाँ से माइनस चिन्ह को कॉमन कर लें, अगर आप यहाँ से माइनस चिन्ह को कॉमन कर लें तो फिर ये किस में हो जाएगा प्लस में, ये किस में हो जाएगा प्लस में, और प्लस में आने पर ये हो जाएगा f और माइनस चिन्ह कॉमन करने पर ये क्या बन जाएगा n-1, यानी इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी f ब्रैकेट के अंदर n-1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इसकी फोकस दूरी आ जाएगी, पिंड से वस्तु की दूरी आ जाएगी u बराबर f ब्रैकेट में n-1 सेंटीमीटर। यानी कि रसगुल्लो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आपका ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों को ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो अपने लिए तालियां बजा दे एक बार। सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 15 का ए, यानी कि n-1 सेंटीमीटर f इंटू n-1 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन भी रसगुल्लों का ये आंसर आ रहा है वो अपने लिए तालियां जरूर बजाएं। ठीक है, f n-1 सेंटीमीटर वस्तु की पिंड की दर्पण से दूरी हो जाएगी। ठीक, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। हम लोग बिना देरी के आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। आप लोग का टाइम खत्म हो गया है क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु दीवार से 3 मीटर की दूरी पर है। यदि कोई अवतल दर्पण दीवार पर इसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो उस कंडीशन में दर्पण की फोकस दूरी तथा दीवार से उसकी दूरी क्या होगी। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। कह रहा है एक वस्तु दीवार से 3 मीटर की दूरी पर है और एक अवतल दर्पण है। बच्चों समझने का प्रयास करना। तो बच्चों मान लीजिए आपका यहाँ पर अगर कोई अवतल दर्पण है, आपका ये एक अवतल दर्पण है। ठीक, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण क्या करता है, एक वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है। ये आपकी मान लीजिए एक दीवार है और ये इस दीवार पर, ये आपकी क्या है दीवार यानी कि वॉल, और ये दर्पण इस दीवार पर क्या कर रहा है प्रतिबिंब बना रहा है।
प्रतिबिंब कैसे बना रहा है, ये आपका दर्पण कैसा है, अवतल। इसका मतलब कि अगर ये दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु जो है वो दर्पण से, एक पिंड जो है वो दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है, सॉरी दीवार से 3 मीटर दूरी पर, दीवार है आपकी ये, और इससे 3 मीटर की दूरी पर ये आपकी क्या रखी है, एक वस्तु रखी है जो कि इस दीवार से 3 मीटर की दूरी पर है। अब कह रहा है कि इस अवतल दर्पण इसका प्रतिबिंब कैसा बना रहा है, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है। हमें पता है कि 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब यहाँ दीवार में बना रहा होगा, और कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब है, 3 गुना, यानी m का मान क्या हो जाएगा, 3। लेकिन अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए m का मान क्या होता है, माइनस में, तो m का मान कितना आ जाएगा, -3। अब हमसे जानना क्या चाहता है, कह रहा है अवतल दर्पण जो है वो दीवार पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी तथा दीवार से दर्पण की दूरी, यानी कि दीवार से उसकी दूरी निकालनी है, यानी दर्पण की दीवार से हमको दूरी निकालनी है। ये दर्पण इस दीवार से कितनी दूरी पर है ये बताना है, और इस दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। दोस्तों हम लोग को पता है कि ये वस्तु जो है वो इस दीवार से 3 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि ये दर्पण इस दीवार से x मीटर की दूरी पर है, ये जो दर्पण है ये इस दीवार से x मीटर की दूरी पर है। अब इस दीवार से इस वस्तु तक की दूरी कितनी है, 3 मीटर, तो इसका मतलब कि इस दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी होगी, ये पूरी x मीटर है, और इतनी कितनी है, 3 मीटर, तो ये वाली कितनी हो जाएगी फिर x - 3 मीटर, यानी ये कितनी है, x - 3 मीटर। ये दूरियां किस में है, मीटर में है, ठीक। तो ये कितनी हो जाएगी, x - 3 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए जरा, ये दर्पण इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, दीवार पर बना रहा है। इसका मतलब कि जो इस दर्पण की दीवार से दूरी है वही इस दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी भी है, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसी दीवार पर। इसका मतलब जो दीवार की दूरी होगी दर्पण से वही प्रतिबिंब की दूरी भी होगी, यानी कि हमको प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी गई है, v बराबर x मीटर। और u क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी, और दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, x - 3 मीटर, यानी x - 3 मीटर। क्लियर है सभी को। तो ये हमको दिया गया है मीटर, और ये भी किस में दिया गया है, मीटर में। हमें v और u के मान पता चल गए, हम लगा देंगे फॉर्मूला। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर माइनस का v/u, ठीक है। तो m बराबर माइनस का v/u, तो m बराबर कितना दे रखा है, -3 बराबर माइनस, अब माइनस v/u, v का मान किस में होता है, अवतल के लिए माइनस में, और कितना है v का मान x, तो ये हो जाएगा -x बटे u का मान कितना है, x - 3, लेकिन अवतल के लिए u का मान किस में होता है, माइनस में, इसलिए ये हो जाएगा -x/3। इसको आप लोग बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, -x/3। अब जरा इसको सॉल्व करिए, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और ये वाला माइनस से क्या हो गया, कैंसिल। तो 3 बराबर आ जाएगा x/x - 3, यानी कि ये आपका आ जाएगा कितना, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो ये आ जाएगा 3x - 9 बराबर x, 3x - 9 बराबर कितना आ जाएगा, x। और अगर 3x बराबर -9 आ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कितना आ जाएगा, 3, तो ये आपका आ जाएगा 3x - 9 बराबर x। अब यहाँ पर देखिए इसको इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9/2, यानी ये आ जाएगा 4.5, किस में, मीटर में, यानी कि ये आ जाएगा 4.5 मीटर। अब x का मान निकल आया 4.5 मीटर। अब ये x का मान है क्या, x है क्या, x हमने क्या माना था, x हमने माना था दर्पण से दीवार तक की दूरी है कितनी, x, दर्पण से दीवार तक की दूरी कितनी है, x। इसका मतलब कि ये जो दर्पण होगा वो दीवार से कितनी दूरी पर होगा, दर्पण जो होगा वो दीवार से 4.5 मीटर की दूरी पर होगा।
4.5 मीटर की दूरी पर होगा। लेकिन आपका आंसर बच्चों देखिए सेंटीमीटर में आ रहा है, तो हम लोग उसको चेंज कर लेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा 450 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो दर्पण है वो दीवार से 450 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब हमसे उसने क्या पूछा था, दर्पण से दीवार की दूरी निकल आई। अब उसने हमसे क्या पूछा था, अब वो हमसे पूछ रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी हम निकाल लेंगे। कैसे, दर्पण की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर f माइनस वी अपॉन एफ। ये फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं, m बराबर f माइनस वी अपॉन एफ। m का मान कितना है, -3, f माइनस वी, तो f माइनस वी, और v का मान कितना है, v का मान 450 बटे f। इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -3f बराबर f माइनस 450। तो ये हो जाएगा -3f प्लस का f बराबर -450। 3f माइनस का f बराबर -450, ये माइनस का f हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा -4f बराबर -450, माइनस से माइनस कैंसिल, तो f बराबर आ जाएगा 450 बटे 4। यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1। इसके बाद ये आपका आएगा 1 और फिर 112, यानी 112 करके कुछ आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 112, यानी कि 112.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ रहा है। यानी कि 112.5 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी, इस दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी। बच्चों अच्छा क्वेश्चन था, सभी लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमसे कहा था कि एक वस्तु जो है वो दीवार से 3 मीटर की दूरी पर है, हमने उसको रख दिया। हमने क्या मान लिया, हमने सबसे पहले माना क्या था, हमने ये माना था कि दर्पण जो है वो दीवार से x मीटर की दूरी पर है। अब अगर ये x है तो फिर ये कितना बचेगा, x माइनस 3। तो अब हमें v का मान मिल गया। v का मान क्यों है ये, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनना है, दीवार पर, इसलिए जो दीवार से दर्पण की दूरी होगी वही प्रतिबिंब की दूरी भी होगी। तो ये हो गया v का मान और ये हो गया u का मान। ये u का मान क्यों है, क्योंकि दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होती है, u है। तो ये u मिल, जैसे हमको v और u के मान मिल गए, हमने लगा दिया फॉर्मूला आवर्धन का, m बराबर माइनस का v अपॉन u, और यहाँ से हमने निकाल लिया x का मान। x क्या है, दर्पण से दीवार की दूरी, और वही हमसे पूछ रहा था। तो आंसर आ गया 4.5 मीटर, लेकिन हमसे आंसर सेंटीमीटर में पूछ रहा था, तो हो गया 450 सेंटीमीटर। और फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया m बराबर f माइनस बी अपॉन एफ। ये भी आवर्धन का ही फॉर्मूला होता है, और इससे हमने f का मान निकाल लिया, जिससे हमको दर्पण की फोकस दूरी मिल गई। ठीक है, तो सही बच्चों को क्वेश्चन वाला बिल्कुल क्या हो गया होगा, क्लियर, मक्खन हो गया होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग प्रयास करें करने का। तो आप लोग का समय ख़त्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर एक बल्ब रखा है, तो जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात करो जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अपवर्तनांक हमको दे रखा है 4/3, और कह रहा है बल्ब को बिंदु स्रोत मानिए। बच्चों आपको कुछ कुछ बातें याद आ रही होंगी,
एक मैंने आपको मछली वाली कंडीशन बताई थी कि जब मछली समुद्र के अंदर या किसी तालाब के अंदर होती है और जब वो बाहर के संसार को देखने का प्रयास करती है तो एक शंक्वाकार पथ बनता है और उस कंडीशन में वो उस संसार को एक शंकु के रूप में देखती है। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस यहाँ पर मछली नहीं है। मछली देखती है तो उसका प्रकाश निकलता है और यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक बल्ब रख दिया है और उस बल्ब का प्रकाश बाहर निकल रहा है। ठीक, तो वो भी कैसे निकलेगा, एक शंकु के रूप में ही निकलेगा। सब लोग ध्यान समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के एक टैंक में किसकी तली पर एक बल्ब रखा है। ठीक है, एक क्या रखा है, बल्ब रखा है। अब जरा थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ये आपका मान लीजिए एक टैंक है, ये आपका एक टैंक है, इसमें आपका यहाँ पर जल भरा हुआ है। ये आपका क्या भरा हुआ है, जल। अगर ये जल भरा हुआ है तो हमसे ये कह रहा है कि ये जल कितना भरा हुआ है, 80 सेंटीमीटर। ये 80 सेंटीमीटर गहराई है इसकी, यानी 80 सेंटीमीटर तक जल भरा हुआ है। हमसे कह रहा है कि इसके नीचे हमने यहाँ पर एक क्या रख दिया है, बल्ब रख दिया है। ये क्या है, आपका बल्ब। और अगर ये आपका बल्ब है तो इसका प्रकाश जब निकलेगा तो वो एक शंकु के रूप में निकलेगा। जैसे कि मछली देखती थी, जब मछली जल के अंदर से कभी बाहर देखती है तो हमने आपको बताया था कि उसका पथ कैसा होता है, शंक्वाकार, वो एक शंकु के रूप में देखती है। उसी प्रकार यहाँ पर एक बल्ब का जब प्रकाश निकलेगा, जब बल्ब का प्रकाश बाहर निकलेगा तो वो भी एक शंकु के आकार में निकलेगा, जिस प्रकार मछली की आँख से प्रकाश निकलता था। तो जब वो शंकु के आकार का निकलेगा तो हमसे ये कह रहा है कि वह क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमसे ये कह रहा है कि जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात करो जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब मछली देखने का प्रयास करती है तो वो केवल इतने ही क्षेत्रफल तक देख सकती है, यानी मछली का प्रकाश केवल यहीं से बाहर निकलता है, बाकी इसके आगे और इसके आगे मछली का प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, इसलिए वो बाहर नहीं देख पाती है। केवल वो इतना ही क्षेत्रफल कवर करती है। और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने आपको, a बराबर पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले आप इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर h अपॉन अंडर रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस 1। बच्चों ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया है, इसको मैंने प्रूफ भी करवाया है। जिन बच्चों ने भी मछली वाला जो मैंने एक आपका लेक्चर था मछली का दृष्टि क्षेत्र, ये वाला टॉपिक ना देखा हो वो टॉपिक को समझ ले, ताकि आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक, और मैंने आप लोग को क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था, a बराबर पाई h स्क्वायर बटे n स्क्वायर माइनस 1। ये मैंने आप लोग को त्रिज्या और क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता कहाँ से है, जब आप r का मान निकाल लेते हैं तो फिर a बराबर लगा देते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर, बस, और r का मान रखने पर ये आंसर आ जाता है। अब आपको एक क्षेत्रफल निकालना है, कह रहा है कि जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात करो जहाँ से प्रकाश निर्गत हो सकता है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो a बराबर क्या लगा देंगे, पाई h स्क्वायर, और पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 3.14। बच्चों सभी लोग याद रखेंगे पाई का मान कितना होता है, 22/7 या फिर 3.14। ये किसका मान होता है, पाई का। 3.14 इंटू एच स्क्वायर, एच गहराई कितनी है, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर गहराई है तो ये हो जाएगा 80। आपकी गहराई दे रखी थी 80 सेंटीमीटर, इसको आप लोग चेंज कर लेंगे मीटर में। कैसे चेंज करेंगे, 80 इंटू 10⁻² मीटर, यानी ये आपका चेंज हो गया किस में, मीटर में। ध्यान रखना सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। 10⁻² हो गया बटे n स्क्वायर माइनस 1। n क्या होगा, जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4/3। n का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/9 और माइनस का 1, यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, a बराबर 3.14 इंटू 80 इंटू 10⁻², और बटे 16 में 9 के ऊपर आएगा 7/9, और 9 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, यानी ये आ जाएगा 7 और इंटू क्या हो जाएगा 9। अब जरा थोड़ा सॉल्व कर लीजिए।
सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3.14 इंटू ये आपका आ जाएगा 720 इंटू 10⁻⁻2 और बटे में क्या हो जाएगा 7, ठीक। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो पूरा आंसर निकल करके आएगा वो निकल के आएगा 2.6 मीटर स्क्वायर, जो निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 2.6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक यानी कि क्षेत्रफल की यूनिट होती है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.6 मीटर स्क्वायर। सही बच्चे, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इसको आप सॉल्व करके देख लेना और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 2.6 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका आंसर ये ना आए तो आप मुझे बताएंगे, वैसे आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक। तो 2.6 मीटर स्क्वायर क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, वह क्षेत्रफल जहाँ से प्रकाश बाहर निकल सकता है। तो बस आप लोगों को केवल फॉर्मूला माइंड में रखना है कि फॉर्मूला आपको कौन सा यूज करना है। जिस प्रकार मछली बाहर देखती थी उसी प्रकार इसका प्रकाश भी बाहर निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। आज आपने फिर से क्वेश्चनों को डिस्कस किया, सही बच्चों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सही बच्चे घर में जाकर के क्वेश्चन को एक बार फिर से सारे क्वेश्चनों को लगाएंगे ताकि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। तो सभी लोग को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग को डेली वीडियो मिलते रहें और आप लोग की फिजिक्स अच्छी हो जाए, ठीक है। तो सभी लोग को नमस्ते, राधे राधे, राम राम।